मैंने आपको लेमीज थ्योरम के जरिए इस तीन फोर्सेस के बावजूद ये बॉल, इन तीन फोर्सेस के बावजूद ये बॉल इक्विलिब्रियम में है। इसका मायना ये हो गया कि इन तीनों फोर्सों ने इस बॉल को यहाँ पर बगैर किसी एक्सेलरेशन के इक्विलिब्रियम में रखना है। तो एक दूसरे को इस प्रकार से ये तीनों इंटरेक्ट करेंगे, मतलब मेरे पास मैं बोलूँ इन तीनों फोर्सेस के बावजूद ये बॉल इक्विलिब्रियम में, यानी इन तीनों फोर्सों का रिजल्टेंट 0 होगा। और मैंने आपको बताया था वेक्टर्स पढ़ाते वक्त, अगर तीन फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 हो और वो एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे हों तो उनके एक्शन को समझने के लिए, उनके इक्विलिब्रियम को समझने के लिए हम लेमीज थ्योरम का प्रयोग कर सकते हैं। लेमीज थ्योरम के बजाय भी आप कर सकते हो और लेमीज थ्योरम के तरीके से भी कर सकते हो। मैं दोनों तरीके से इसको बता देता हूँ। सपोज ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा भी मायने रखता है इसमें, अभी आपको पता चल जाएगा। तो मैं देखो इसको शो कर दूँ। अभी ये बॉल के ऊपर एक फोर्स, तो इधर फ्री बॉडी डायग्राम भी बना देता हूँ। बॉल की थोड़ा छोटी बना दी मैंने। इधर तो नॉर्मल रिएक्शन बॉल के ऊपर जो वाल ने लगाई, ये इसके ऊपर किसने लगाई बच्चों? धरती माता ने, mg का फोर्स। और ये रस्सी के अंदर टेंशन का फोर्स, रस्सी के जरिए टेंशन का फोर्स दीवार ने इसके ऊपर लगाया। क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा तो होगा, तो ये एंगल भी थीटा है। इन तीन फोर्सेस के बावजूद ये इक्विलिब्रियम में है। लेट अस यूज लेमीज थ्योरम। क्या लेमीज थ्योरम? वन ऑफ द फोर्सेस से दिस t डिवाइड बाई साइन ऑफ द अपोजिट एंगल। t के अपोजिट एंगल कितना आपको साफ दिखता होगा, 90 डिग्री, और साइन 90 कितना होता है 1, इज इक्वल टू देन ये फोर्स कोई सा भी ले लें, ये फोर्स दैट इज mg डिवाइड बाई अपोजिट एंगल का साइन। अपोजिट एंगल कितना? 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? cos थीटा, इज इक्वल टू दिस फोर्स n डिवाइड बाई सामने वाले एंगल का साइन। ये एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा। साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, सो दिस इज साइन थीटा। सो सब चीज़ें तो आ गई। आपको क्या चाहिए? t चाहिए। t की वैल्यू आ तो गई। t कितना है? mg डिवाइड बाई cos थीटा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन। What is the normal reaction between the wall and the ball? That is the contact force between wall and ball. बॉल और वॉल के बीच में contact force n है, और n की वैल्यू देखें कितनी आ गई? n की वैल्यू आ गई mg टेंजेंट थीटा। So we determined everything. थीटा यहाँ पर इंपॉर्टेंट था, शुरू में बोलना भूल गया था। In terms of this theta we have, और थीटा अगर ये दे दिया जाए स्ट्रिंग की इतनी लंबाई है, l लेंथ की स्ट्रिंग है, तो ये तो L प्लस R हो गया, और ये रेडियस है ये। तो स्ट्रिंग की लंबाई के फॉर्म में थीटा की वैल्यू निकाली जा सकती है। बोल देता हूँ मैं वापस से, अभी आ जाएगी बच्चों ये। थोड़ा सा आपको दिखता होगा, ये रेडियस ऑफ द स्फीयर, दिस इज L, दिस इज R। सो अगर आप इस राइट एंगल ट्रायंगल को देख लें तो you can see that this, that is perpendicular, divide by hypotenuse, that is r plus l, that is equal to what? sin थीटा। ये sin थीटा, यानी थीटा की वैल्यू यहाँ से हम निकाल भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए इस स्ट्रिंग की लंबाई को हमें बताना पड़ेगा। So the problem is solved, but I solved it using Lami's theorem. If you do not like that, but you must like that, लेकिन फिर भी अगर आपको पसंद नहीं है तो इसको मैं दूसरे तरीके से कर देता हूँ। रिज़ल्ट आपके सामने लिखा रहने देता हूँ, क्योंकि रिज़ल्ट को आप मिलाने की कोशिश कर सकते हैं। देखें ज़रा, हम क्या कर लें, रिजोल्व कर लेते हैं सारे फोर्सेस को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस के लॉन्ग। टी का इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा? टी कॉस थीटा। बच्चों को ये तरीका थोड़ा ज़्यादा पसंद रहता है। टी का इधर भी कंपोनेंट बना लेंगे, कितना आ जाएगा? टी साइन थीटा, टी साइन थीटा। जब कंपोनेंट बना दिए तो टी को हमने उड़ा दिया, चल भाई तुम तो जाओ, उड़ गया है। आप मत मिटाना, मैं तो यहाँ पर मिटा सकता हूँ, आप तो इसको ऐसे काट देंगे बस ऐसे। चलो मैं भी नहीं मिटाता, आई एम सॉरी। टी को लिख दिया, टी को काट दिया, कंपोनेंट बना दिए। एम जी और एन ऑलरेडी उन परपेंडिकुलर डायरेक्शंस के लोग, इनके बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखें ज़रा, क्योंकि
ये सपोज एक्स डायरेक्शन मान ली, जितने अगर बहुत सारे फोर्सेस, देखो बच्चों ये मैं पहले बताया था लेकिन फिर किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था तो आपकी लर्निंग शायद कमज़ोर रही होगी। अगर दो फोर्सेस का रिजल्टेंट ज़ीरो है तो नो डाउट दोनों एक ही लाइन में हैं, एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हैं। अगर तीन फोर्सेस का रिजल्टेंट ज़ीरो है तो भगवान जी की बनाई हुई सृष्टि में तीन फोर्स का रिजल्टेंट ज़ीरो तभी हो सकता है जब तीनों एक ही प्लेन में हों, या तो एक ही प्लेन में एक लाइन के लॉन्ग होंगे, दो फोर्सेस का रिजल्टेंट तीसरी फोर्सेस के इक्वल, दो फोर्स मिलके तो इधर और वो किसके बराबर, तीसरे फोर्स के बराबर मैग्नीट्यूड में, यानी कोई जरूरी नहीं ट्रायंगल बने तीन फोर्सेस से, लेकिन तीन फोर्सेस एक ही लाइन में नहीं है, एक ही लाइन में नहीं है, लेकिन उनका रिजल्टेंट जीरो, तो एक प्लेन में तो होंगे ही होंगे, एंड दे विल मेक ए क्लोज ट्रायंगल टेकन इन हेड टू टेल ऑर्डर। तो ये बात बताई थी मैंने, लेकिन एक चीज़ और भी बताई थी, अगर तीन से ज़्यादा फोर्स का रिजल्टेंट जीरो है तो वो ज़रूरी नहीं एक ही प्लेन में हों, लेकिन अगर बहुत सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो है या तीन का भी जीरो है, प्रॉब्लम को हम कैसे करते हैं, हम किसी ग्राफिकल मेथड से सोल्व करें और लंबे चौड़े मेथड प्रयोग करें, उसके बजाय एक तरीका सबसे आसान है जो हर बार होगा, जितने भी फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो है सबके आप एक्स कंपोनेंट जोड़ दें, जिसको हम अक्सर क्या बोलते हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स, यानी सारे फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट का सम। अगर वेक्टर्स कोई और सिंबल में है, वेलोसिटी वेक्टर्स हैं या फिर कोई और वेक्टर्स हैं, जितने भी वेक्टर्स हैं सभी वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट का सम जीरो होगा अलग से, सभी वेक्टर्स के वाई कंपोनेंट्स का सम जीरो होगा अलग से। एल्जेब्रिक सम माने अगर अपोजिट हैं तो नेगेटिव ले लेंगे, सारे वेक्टर्स के जेड कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट भी जीरो होगा, सारे वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट का रिजल्टेंट जीरो, सारे वेक्टर्स का वाई कंपोनेंट का रिजल्टेंट जीरो, सारे वेक्टर्स का जेड कंपोनेंट का रिजल्टेंट जीरो। तो अगर सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो तो ये बात नहीं, तो ये क्या होगा, रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट, और ये क्या होगा, रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट, और ये क्या होगा, रिजल्टेंट का जेड कंपोनेंट। ये चीज़ वेक्टर्स में आपको बताई थी और वेक्टर्स आपको आई थिंक अच्छे से आते हैं, तो ही हमारी लर्निंग आगे हो पा रही है अभी। तो क्योंकि एक्स और वाई और एक्स डायरेक्शन में ही तो हैं, रिजल्टेंट जीरो होने का मतलब क्या होगा, n माइनस टी साइन थीटा इज जीरो, यानी n इज इक्वल टू टी साइन थीटा, एंड हेयर mg माइनस टी कोस थीटा इज जीरो, mg इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट जीरो, mg माइनस टी कोस थीटा इज इक्वल टू जीरो, दैट इज mg इज इक्वल टू टी कोस थीटा। डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, n डिवाइड बाई mg इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। क्या चीज़ आ गई, यही तो आ गई जो लेमीज थ्योरम ने एक झटके में आपको दे दी थी, n इज इक्वल टू mg टेंजेंट थीटा। और यदि n की वैल्यू पता चल जाती है, n की वैल्यू से पुट करते t की वैल्यू यही आ जाएगी, तो या फिर यहाँ पर t की वैल्यू यहीं से देख ले डायरेक्ट, t इज इक्वल टू कितना आया, देखें t इज इक्वल टू mg डिवाइड बाई कोस थीटा, तो t की वैल्यू यहाँ से निकालनी चाहिए, यहाँ से निकाल ले, एक वही बात है जो हमने पहले लेमीज थ्योरम के जरिए कर ली थी, कंपोनेंट्स बनाकर भी कर ली। तो लेमीज थ्योरम याद वैसे आपको रहनी चाहिए, अगर किसी वक्त आप भूल भी जाते हो तो परेशान ना होना, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स करके भी सेम रिजल्ट आप निकाल लोगे, और वो बिल्कुल आसान है, कुछ खास ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना है, तो जैसे आप ठीक समझें। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी जिसके ज़रिए मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ फोर्सेस सिखाया है। एक प्रॉब्लम और लेता हूँ मैं, उसके ज़रिए भी आप कुछ और सीखेंगे। ऐसी जितनी भी चीज़ मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें ही आपको हर रोज़ यूज़ होनी है। कोई इंक्लाइन है, फिक्स इंक्लाइन, इस इंक्लाइन के ऊपर कोई ब्लॉक है, यहाँ पर एक पुली भी है, पुली, a pulley is here, again the pulley is that which I already described to be ideal pulley, having no mass, having no friction, light pulley is that। इस पुली के ऊपर कोई स्ट्रिंग टॉस कर रखी है, स्ट्रिंग भी कौन सी वाली, वही आइडियल, मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल, और ये स्ट्रिंग इस पुली के ऊपर से गुजर गई और नीचे भी कोई ब्लॉक लटका रखा है इसके इस एंड पे। इंक्लाइन इज फिक्स्ड, फिक्स्ड इंक्लाइन।
say the mass of this block is small m, mass of this block is capital M, and say this angle is theta. We have to identify all the forces acting on different objects, and we have to draw their free body diagrams as well. So let us start with mother earth, धरती माता। इसको नीचे खींचेंगी, कहेंगी आ बेटा नीचे आ, और ये mg फोर्स से धरती माता ने इसके ऊपर झटका लगा दिया, तो mg फोर्स की रिएक्शन धरती पे ही लग जाएगी। ये बात बहुत बार बोल चुका, अब तो ये पक गई हो गई। अब ये इस फोर्स के कारण जो नीचे जाएगा, ये झटका लगाएगा पुली पर इस रस्सी के ज़रिए, टेंशन टी। पुली कौन सा इसको छोड़ देगी? मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, टेंशन की वैल्यू सब जगह मैं सेम लगाऊंगा, तो इस पे भी टेंशन टी ही लगा दूंगा। ये टी इस पुली ने रस्सी के ज़रिए लगाया, और ये टी इस ब्लॉक ने इस रस्सी के ज़रिए पुली पे लगाया। ठीक है, इसकी बात भी करें। अभी आगे जाएंगे, यहाँ से भी चल सकते थे आगे, लेकिन धरती माता को मैं ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहूँगा। एक बार बीच में मेरे से चूक हो गई थी, वापस नहीं करने वाला हूँ। धरती जी ने इसको नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड खींच लिया है, और ये भी खिंच गया नीचे की तरफ। इसने भी बदले में धरती माता पर रिएक्शन कर दी mg फोर्स की। जब ये नीचे की तरफ जाएगा, और ये बता चुका, अब ये दबा देगा। किसको दबा देगा? इसके नीचे जो चीज़ है, इसके नीचे क्या है? इनक्लाइन प्लेन। इनक्लाइन प्लेन को एक किधर दबाएगा? इसके कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। तो यह इस इनक्लाइन प्लेन पे कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर इधर इस लाइन के लॉन्ग इधर दबा देगा। इसको नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल एक्शन ऑफ दिस एक्शन रिएक्शन के पचड़े में यदि आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कह दें, छुटकारा पा लें। दिस इज द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाइड बाय दिस ब्लॉक अपॉन दिस इंक्लाइन। ये एन फोर्स ब्लॉक ने इंक्लाइन पे लगा दिया है, तो ये बदले में इंक्लाइन भी इस ब्लॉक पे लगा देगा एन फोर्स। और अगर फ्रिक्शन होता, अगर कोई ना कोई ये सरफेस में, एक बात बोलनी भूल गया प्रॉब्लम देते वक्त, फिलहाल आई एम कंसिडरिंग द इंक्लाइन इज स्मूथ। इंक्लाइन अगर फ्रिक्शन वाला होगा तो ऐसी हमने बहुत सारी सैकड़ों प्रॉब्लम करवानी है। अभी फ़िलहाल लर्निंग शुरू हुई है, तो फिलहाल मैं इंक्लाइन को स्मूथ मान लेता हूँ। तो दोनों के बीच जो कॉन्टैक्ट फोर्स का टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स इस सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगा। कॉन्टैक्ट फोर्स का टेंजेंशियल कंपोनेंट, दो बॉडीज़ के कॉन्टैक्ट फोर्स का वह कंपोनेंट जो कि दोनों के कॉन्टैक्ट फोर्स के पैरेलल है, वो फ्रिक्शन ही होता है। तो इस फोर्स को इसने इंक्लाइन पे लगाया है, बदले में इंक्लाइन ने उतनी रिएक्शन इस पे इधर भी लगा दी है। अब ये जो फोर्स है, ये फोर्स, इसके कारण ये इसने इंक्लाइन को नीचे तो दबाया ही दबाया है, साथ में इसका एक कंपोनेंट देखो। अगर आप ये देखो, दो लाइनों के बीच जो एंगल होता है, उनके ये फोर्स किस पे लगा है? ये फोर्स एक मिनट मैं ये एम को यहाँ लिख देता हूँ। ये जो एंगल ये है, वही तो एंगल ये है। दो लाइंस के बीच जितना एंगल होता है, उतना ही उनके परपेंडिकुलर्स के बीच भी होता है। इसके परपेंडिकुलर ये नॉर्मल, इसके परपेंडिकुलर ये वर्टिकल। तो भाई ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, क्योंकि इस ब्लॉक ने अगर जाना है तो इस सरफेस के पैरेलल जाना है, ऊपर या नीचे। तो हम ये करेंगे, ये बताऊंगा मैं अभी। इस पे लगने वाले जितने भी फोर्सेस हैं इस ब्लॉक पे, ये तो इस पे लगा है, ये तो एंगल इसकी लाइन के लिए मैंने लगाया है, एन इस पे इंक्लाइन पे लगा है। तो हम क्या करेंगे, इंक्लाइन पे लगने वाले फोर्स को मैं यहाँ से एक बार हटा के यहाँ लगा देता हूँ। भाई ये बीच में बाधा डाल रहा है, अच्छी बात नहीं है ये, तो मैंने इंक्लाइन पे लगाने वाले को यहाँ दिखा दिया। मुझे इस एम जी को दिखाना है ना, इसलिए। वैसे तो सारे फोर्सेज होने में बस एक बचता है। मैं तुम्हें ये बताऊँ कि इस एम जी कारण से इसका एम जी का इधर भी कंपोनेंट होगा, तो इधर जाएगा तो ये पुली पे झटका मारेगा, और पुली इस पे झटका मार देगी, और ये झटका पुली ये रस्सी के जरिए झटके का जो फोर्स है, टेंशन का फोर्स है, सब जगह एक समान है। रस्सी मास लेस इनएक्सटेंसिबल है, और पुली में कोई रोटेशन नहीं है।
रोटेशन भी हो अगर पुली में और पुली मासलेस हो तो भी सब जगह ये और ये सेम रहना है। अभी बात कर ली मैंने, आपको बता दिया कि ये टेंशन सब जगह सेम है। ये टेंशन का फोर्स इस ब्लॉक पे इस पुली ने लगाया है और ये टेंशन का फोर्स इस रस्सी के ज़रिए इस पुली पे इस ब्लॉक ने लगाया है। वैसे तो इतना ही काफ़ी था। सब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर जिस पे जो जो फोर्स लगे मैं बता दूंगा अभी। बट बात ये बच्चों कि ऐसी प्रॉब्लम बार बार आएंगी और जो हमने करना होगा वो भी अभी लर्न करवा दूं, बाद में भी करवाऊंगा, लेकिन अभी भी करवा दूं तो बेहतर है। इस प्रकार की प्रॉब्लम्स में और हर प्रकार की प्रॉब्लम्स में हमें ये पता चल ही जाना है कि जिस बॉडी पे फोर्स लगेंगे वो किस दिशा में एक्सेलरेट हो सकती है। और यहाँ पर बिल्कुल क्लियर, जैसे इसमें ये बॉडी एक्सेलरेट हो गया तो इसी इंक्लाइंड के सरफेस पे इधर एक्सेलरेट हो गया इधर, तो जिधर बॉडी के एक्सेलरेशन होने की संभावना है उस लाइन के अलोंग ही सारे फोर्सेस को और उसके परपेंडिकुलर ही रिजोल्व हम किया करते हैं। क्यों, मैं आपको बताऊंगा अभी, लेकिन फिलहाल इस लाइन के अलोंग जो कि इसकी संभावित एक्सेलरेशन की लाइन हो सकती है और इसके परपेंडिकुलर रिजोल्व करूं, क्योंकि एन तो पहले ही इस लाइन के परपेंडिकुलर है और टेंशन पहले इस लाइन में है, तो एम जी के दो कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। एक तो इधर कितना एम जी कोस थीटा, एम जी को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ यार, बीच में अटका रहा है मेरे को। तो एम जी का इधर कंपोनेंट कितना है, एम जी कोस थीटा, इसलिए मैंने इसको एन को थोड़ा इस पे लगने वाले को इधर खिसका दिया था। और एम जी का इधर कंपोनेंट कितना, एम जी साइन थीटा, क्योंकि एम जी के कंपोनेंट बना देते, एम जी को मैंने काट भी दिया। अब मैं सभी बॉडीज़ की फ्री बॉडी डायग्राम बनाने वाला हूँ। उस ब्लॉक को पकड़ लेता हूँ, उसकी फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनाऊँगा मैं, ये टेंशन का फोर्स इसके ऊपर जो पुली ने लगाया और ये इसके ऊपर एम जी का फोर्स तो धरती ने लगाया, इसका मास भी लिख दिया। अब ये उधर जाएगी या इधर जाएगी ये डिपेंड करेगा कि ये थीटा कितना है और ये मास कितना है और ये मास कितना है और कितने एक्सेलेरेशन से जाएगा या नहीं भी जाएगा, वो सारा मैं आने वाली प्रॉब्लम्स में सोल्व करवाने वाला हूँ। फिलहाल फ्री बॉडी डायग्राम बनाना और फोर्सेस को आइडेंटिफाई करना सिखाना मेरा काम है, तो वो अभी सिखा रहा हूँ। इसका बना दिया मैंने, इसको थोड़ा टेढ़ा दिखा देता हूँ, जैसा इंक्लाइंड के सरफेस पे रखा हुआ है ऐसे दिखा दिया, थोड़ा सा ऐसा, क्योंकि फोर्सेस को रिजोल्व कर चुके हैं तो यहाँ पर वापस एम जी के को दिखाने की जरूरत नहीं है। एम जी का एक बच्चा इधर दिखा दिया मैंने, एम जी कॉस थीटा, एम जी का एक कंपोनेंट इधर दिखा दिया मैंने, एम जी साइन थीटा। टेंशन इधर है ही है, किसने लगाया, पुली ने लगाया, और ये फोर्स किसने लगाया इसके ऊपर, टेबल ने यानी इंक्लाइन ने लगाया। ये भी होगा इसका मास, ये किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा, कितने एक्सेलेरेशन से जाएगा, ये सब आने वाली प्रॉब्लम सोल्व करवाने वाला हूँ। इंक्लाइन फिक्स है, फ्लोर के साथ ही जुड़ जाएगा, उसका ही पार्ट बनेगा, तो इंक्लाइन के ऊपर फोर्सेस दिखाकर उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे केसेस में जब इंक्लाइन फिक्स नहीं होगा, इंक्लाइन भी इधर उधर खिसक सकता है, तो इंक्लाइन की भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, उसके ऊपर लगे हुए सारे फोर्सेस को दिखाएंगे। पुली भी इंक्लाइंड के साथ जुड़ के एक पार्ट बन गया है, तो पुली के ऊपर भी लगने वाले फोर्सेस मैं नहीं दिखा रहा, वैसे दिखा दिए। फिर भी कई बार ये पूछ लेते हैं, बताओ जी इस पुली के ऊपर सपोर्ट ने कितना फोर्स लगाया, तो पुली के ऊपर भैया एक फोर्स तो लग गया इधर और एक फोर्स लग गया है वर्टिकल, और पुली फिर भी इक्विलिब्रियम में है, तो ये सपोर्ट पुली पे इधर फोर्स लगाएगा। ये टी, ये भी टी, तो सपोर्ट जो फोर्स लगाएगा पुली पे एफ, उसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे जैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो ये पुली की फ्री बॉडी डायग्राम भी होगी। सो इन सारी प्रॉब्लम्स के ज़रिए जो मैंने आज डिस्कस की हैं, आप ये देखो कि मैंने आपको ये सिखाने का मेरा आज के इस लेक्चर में मकसद था कि मैं आपको फोर्सेस को आइडेंटिफाई करना सिखा सकूं, और मैंने इन प्रॉब्लम्स के ज़रिए सिखा दिया। एक प्रॉब्लम और करवा देता हूं जिसके ज़रिए फोर्सेस का आइडेंटिफिकेशन आप और अच्छे से समझ जाएंगे। चलो एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं। फोर्सेस का आइडेंटिफिकेशन इन प्रॉब्लम्स के ज़रिए आई थिंक आपको कोई समस्या रहेगी नहीं। फोर्सेस आप आइडेंटिफाई काफ़ी हद तक सीख जाएंगे करना। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, दो बॉल लेता हूँ, एक बड़ी और एक छोटी। एक बॉल मैंने ये ली, इसके सहारे एक बॉल और भी है, छोटी बॉल। बड़ी बॉल की रेडियस बड़ा आर है, छोटी बॉल की रेडियस छोटा आर है।
दीज आर टू बॉल्स, इसका मास कैपिटल एम लूँगा, इसका मास स्मॉल एम लूँगा, एंड दे आर इन बिटवीन टू वर्टिकल स्मूथ वॉल्स, ये दो वर्टिकल स्मूथ दीवारों के बीच फंसी हुई हैं। एंड द बिगर वन इज लाइंग ऑन ए फ्लोर एज वेल, द फ्लोर इज हॉरिजॉन्टल, नो फ्रिक्शन इज एनीवेयर। ये प्रॉब्लम है, इसमें हमने क्या कैलकुलेट करना है अभी मैं आपको बताने वाला हूँ और कैलकुलेट करके समझाने वाला हूँ, और साथ में आइडेंटिफिकेशन ऑफ फोर्सेस तो सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा। पहले तो ये दोनों जो बॉल हैं, अच्छा जो प्रॉब्लम है इसमें क्या सोल्व करना है हमने ये सोल्व करना है व्हाट इज़ द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन दीज टू बॉल्स। इसका मास कैपिटल एम है बच्चों, कैपिटल एम, इसका मास स्मॉल एम है, इसकी रेडियस स्मॉल आर है, इसकी कैपिटल आर रेडियस है। वो सारा कुछ मैं अभी लिख के सारा कुछ कैलकुलेट करके बताऊंगा। पहले ये बता दूं कि प्रॉब्लम में हमने सोल्व क्या करना है। एक्चुअली तो सबसे बड़ी बात तो ये है, इस प्रॉब्लम के जरिए मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ फोर्सेज ही समझाना है। बट क्योंकि अच्छी प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम अपने आप में भी एक इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम के रूप में आती है, तो वो प्रॉब्लम भी हमने पूरी सोल्व करवानी है। क्या क्या निकालेंगे हम? व्हाट इज़ द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन दीज टू बॉल्स। नंबर 1, इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स, स्फीयर है, दोनों स्फीयर एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, उनको NS कह देता हूँ। सो वी हैव टू फाइंड NS, दैट इज़ द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द टू स्फीयर्स। व्हाट इज़ द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन दिस लेफ्ट बॉल, इसको वॉल नंबर 1 बोल दूँ, इसको वॉल नंबर 2 बोल दूँ, इसको फ्लोर को नंबरिंग 3 बोल देता हूँ। व्हाट इज़ द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन वॉल 1 एंड द बिगर स्फीयर, इसको मैं N1 कहूँगा। व्हाट इज़ द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द वॉल नंबर 2 एंड स्मॉलर स्फीयर, जिसको मैं N2 कहूँगा। व्हाट इज़ द रिएक्शन और कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द फ्लोर एंड द बिगर स्फीयर, जिसको मैं N3 कहूँगा। ये 4 चीज़ हमने यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, दीज 4 थिंग्स। साथ में आइडेंटिफिकेशन ऑफ फोर्सेस भी आप और बेहतर सीख जाएंगे। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की का सिंबल G का G यूज़ करूँगा। अगेन अर्थ इज़ प्लेइंग द ग्रेट रोल हेयर। तो शुरुआत करते हैं जी। धरती माता ने इस बड़े स्फीयर को वर्टिकली डाउनवर्ड खींच लिया। हरे राम, कितने फोर्स से? mg फोर्स से। इसने इस फ्लोर को नीचे की तरफ धकेल दिया। अब फ्लोर्स पे बॉडीज रखी हुई जो होंगी, वो फ्लोर पे जो फोर्स लगाएंगी वो मैं अब नहीं दिखाने वाला हूँ। चलो दिखा देता हूँ, चलो कोई नहीं, तुम खुश रहो बस। ये फोर्स लगा दिया मैंने, इसको मैंने क्या कहा बच्चों? N3। दिस इज़ द फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाइड। mg थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया, इसको यहाँ खिसका देता हूँ थोड़ा सा, चलो रहने दो इसको भी। तो दिस इज़ द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन दिस इज़ द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाइड बाय दिस बिगर स्फीयर ऑन दिस फ्लोर। सो फ्लोर भी कौन सा इसको छोड़ देगा, फ्लोर बदले में इस पर ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड फोर्स लगा देगा। लेट मी कॉल इट हाउ मच, इसको बोल देता हूँ मैं N3। ये भी उतना ही ज़्यादा है यार, जितना ये उतना ये है। अब मेरा बोर्ड ख़त्म होगा, इतने में आप सब्र कर लें थोड़ा। चलो कर देता हूँ और बड़ा, थोड़ा mg को थोड़ा सा और कतर दिया, इसको थोड़ा और बड़ा कर दिया। वैसे फ्लोर के ऊपर फोर्स दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्लोर और बड़े फ्लोर का पार्ट है, फिर और बड़ा फ्लोर और भी कई चीज़ें के साथ जुड़ेगा, तो फिर भी चलो दिखा भी दिया हमने। नहीं दिखाओ तो चलेगा, आगे शायद मैं ना दिखाऊं। अब भाई इस पे भी तो दिखा लें, धरती तो इसको भी बुला रही है। चल आ जाओ नीचे, इसके ऊपर धरती माता ने फोर्स लगा दिया mg। एक बार फिर बोल देता हूँ, इस mg की रिएक्शन भी किस पे लगी है? पूरी अर्थ पे। इस mg की रिएक्शन भी किस पे लगी है? पूरी अर्थ पे। अभी क्या देखें, ये जो फ्लोर है, सॉरी ये जो बॉल है, इस बॉल को ये बॉल किधर दबाएगी? आप सोच के देखें, ये बॉल इस बॉल को इधर दबाएगी और बदले में ये भी इसको इधर दबाएगी। इन दोनों का कॉमन सरफेस और टेंजेंसी ये है, जो कि दोनों सरफेसों के टेंजेंशियल है, और सफियर्स के दोनों सफियर्स के टेंजेंशियल है। सफियर का टेंजेंट स्फीयर की रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। तो ये लाइन इस स्फीयर के परपेंडिकुलर, इस स्फीयर के परपेंडिकुलर है। ये यानी दोनों के सेंटर्स सेम लाइन के लॉन्ग होंगे।
और ये रेडियस स्मॉल आर और ये रेडियस कैपिटल आर, ये भी मैंने आपको बताया था। तो ये स्फीयर, बड़े स्फीयर को इस लाइन के लॉन्ग इधर धकेलेगा सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर। कहीं फ्रिक्शन तो है ही नहीं, इसलिए टेंजेंशियल कॉन्टैक्ट फोर्स तो है ही नहीं। इसको क्या कह दिया मैंने, इसको निकालना है बच्चों, इसको याद करो, मैंने NS कहा था। दिस इज एक्शन ऑफ छोटा स्फीयर एक्टिंग ऑन बड़ा स्फीयर। और बड़ा स्फीयर क्या करेगा, बड़ा स्फीयर छोटे स्फीयर पे रिएक्शन मारेगा। रिएक्शन इस लाइन के लॉन्ग ही होंगी दोनों, रिएक्शन। दिस इज रिएक्शन ऑफ बड़ा स्फीयर ऑन छोटा स्फीयर। इसको भी क्या बोल दूं, NS। ठीक है। अब इस फोर्स के कारण ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर मैंने शो कर दी। आगे चलते हैं। ये जो गोला है, ये गोला जब नीचे जाएगा तो इस दीवार को भी तो धकेलेगा, दीवार इसको दबाएगी, दीवार को दबाएगा, ये दीवार को दबाएगा इधर। इस फोर्स को मैंने क्या बोला था, ये N2। सो दीवार इसको कौन सा छोड़ देगी, दीवार भी बदले में इस पे इधर फोर्स लगा देगी, कितना, N2। अब भैया ये बड़ा वाला जो गोला है, ये इस फोर्स के कारण इधर इस दीवार को धकेलेगा, दीवार पे लगने वाले बल को इधर ये कट गया थोड़ा सा इधर, क्या सोच लेना कौन सा है, ये N1 है, इधर है इधर। तो बदले में दीवार भी तो इस पे इधर N1 लगा देगी, N1। सो दिस N1। सो ऑल द फोर्सेज आई हैव शोन। दीवारों ने स्फीयर्स पे या स्फीयर्स ने दीवारों पे जो फोर्सेज लगाए हैं वो भी शो कर दिए हैं, फ्लोर ने जो लगाए हैं वो भी शो कर दिए हैं, आपस में एक दूसरे ने जो लगाए वो भी शो कर दिए हैं। एक बार मैं एक चीज़ में और बोल दूं, मुझे ध्यान नहीं रहा, दोनों दीवारों के बीच की दूरी कैपिटल D है। अभी सब कुछ कर देता हूं मैं, देखते जाएं आप। सपोज ये एंगल थीटा है जो दोनों स्फीयर्स के सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ बनाई है। आप ये देखें, व्हाट इज दिस, दिस इज कैपिटल R एंड व्हाट इज दिस, दिस इज स्मॉल r। सो व्हाट इज दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस अगर मैं इसको x बोलूं, x, देखें बच्चे, व्हाट इज x, दिस इज D